नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बिहार उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा यानी बिहार स्टेट पे चर्चा करेंगे। एक प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे और कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। कुल 100 प्रश्नों को आज हम यहाँ करेंगे। तो मैंने जितने YouTube पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनमें से लगभग 95% प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं। जिसने मेरे सभी वीडियोस देखे हैं उनका सिलेक्शन श्योर है और इस बाबत बहुत सारे अभ्यर्थियों के फोन भी आए हैं। तो उन्होंने जो मुझे आभार प्रकट किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे ही इसी प्रकार से हम अपने सफर को जारी रखेंगे और ईश्वर हमारे साथ रहेगा और हम अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। तो चर्चा करते हैं हम एक प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने की अनुमति दी जाती है उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने मिलने की सुविधा दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? सहचर विवाह, प्रायोगिक विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो उसे सही है माना गया है परिवीक्षा विवाह। क्या माना गया है? परिवीक्षा अधीन विवाह। तो कुछ समय के लिए दोनों को, परिवीक्षा का तात्पर्य होता है कुछ समय के लिए जांचना परखना क्या वो शादी के लायक है या नहीं है। तो इसमें परिवीक्षा काल होता है 2 महीने, 4 महीने, 6, और उसके बाद में जब अच्छी तरीके से एक दूसरे को जान लेते हैं और एक दूसरे को स्वीकृति दे देते हैं तब विवाह होते हैं। ये मुख्य रूप से जनजातियों में पाया जाता है और मॉडर्न सोसाइटियों में भी अब इसकी परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। अपने पूर्वोत्तर भारत की एक जनजाति है कुकी जनजाति, उनमें परिवीक्षा विवाह है वो होते हैं। अगला है राइट मिल्स एक समाजशास्त्री थे, यानी राइट मिल्स है वो किस देश के समाजशास्त्री थे? अमेरिकन, ब्रिटेन, रूसी, फ्रेंच। तो ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। तो हमें देशों का नाम भी पता होना चाहिए कि कौन सा समाजशास्त्री किस देश से संबंधित है। इनका पूरा नाम CR बोलते हैं इसको, चार्ल्स राइट मिल्स। और अमेरिका के अंदर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रही है, द पावर एलिट। तो इन्होंने अमेरिकी समाज में 3 प्रकार के एलिट क्लास की चर्चा की थी। एक औद्योगिक या कॉर्पोरेट एलिट, एक पॉलिटिकल एलिट और एक मिलिट्री सैन्य अभिजात वर्ग, और उद्योग या औद्योगिक या उस प्रकार का औद्योगिक या उद्योगों से संबंधित अभिजात वर्ग और राजनीतिक अभिजात वर्ग। 3 प्रकार के अभिजात वर्ग इन्होंने बताए थे अमेरिका समाज के अंदर, जो समाज में सर्वोच्च पद पे थे। साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो मुजफ्फर शेरिफ के द्वारा लिखी गई है। यह आंसर की वही है जो जारी की गई है BPSC द्वारा। इसमें कुछ गलती होगी तो मैं उसको सुधारने का प्रयास है वो करूंगा। प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज किसके द्वारा लिखी गई? तो आसान सा है प्रश्न है कि फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो समनर है। किन्होंने लिखी? समनर। जनरीतियां, तो इनमें 3 प्रकार की जनरीतियों की इन्होंने चर्चा की थी। तो पेपर है वो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था और इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। अगला है कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों का विश्लेषण करता है? तो समाजशास्त्रीय कल्पना। प्रश्न नंबर 6 है जब डेटा मूल रूप से प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डेटा है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी है जो मूल रूप से प्राप्त किया जाता है और बाद में जब प्राइमरी डाटा को कोई और यूज करता है तो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं या उसे माध्यमिक कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा? जो मूल रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राथमिक या प्राइमरी डेटा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो ये देखो कुछ क्वेश्चन है बीच बीच में
वो बाल शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर है वो द है कि उपरोक्त सभी। समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने पहली बार सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इनको समाजशास्त्र के जनक के तौर पे जानते हैं। तो इस शब्द की रचना करने वाले कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे है। इससे पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा था। ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहा जाता है, या जो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? तो इन्होंने 3 प्रकार के दृष्टिकोण दिए थे। ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 प्रकार के दर्शन दिए थे, या 3 चरण बताए थे उद्विकास के, जिनमें पहला था धर्म या धार्मिक, दूसरा तत्व या तात्विक या आध्यात्मिक, और तीसरा पॉजिटिव फिलॉसफी, प्रत्यक्षवाद। क्या है? प्रत्यक्षवाद दिया था। अब याद रखना एक चीज, जब ये पेपर बनते हैं अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होता है, तो कई बार हम डाउटफुल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्या है प्रत्यक्षवाद? प्रत्यक्षवाद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव को फिर जब वापस हिंदी करेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होकर क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। तो सकारात्मक दर्शन की बात है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने की है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? किससे संबंधित है? रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। और इसका जो सही आंसर माना है वो माना है पेरेटो, स्पेंगलर और मार्क्स। तो ये गलत आंसर है। देखो, सामाजिक परिवर्तन के कई सिद्धांत हैं, उनमें से 3 सिद्धांत प्रमुख है: रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और उतार चढ़ाव के सिद्धांत। तो जो पेरेटो है वो क्या है? पेरेटो है, स्पेंगलर है, टाइनबी है, ये सब, और ओकबर्न भी सेरोकिन भी कई बार उसमें आ जाता है। तो पेरेटो और सेरोकिन का सिद्धांत भी कभी कभी उतार चढ़ाव में मान लिया जाता है, लेकिन इसको भी मूलतः चक्रीय सिद्धांतों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और टाइनबी है। तो पेरेटो नहीं है, इसमें भी पेरेटो दे रखा है और इसमें भी पेरेटो दे रखा है। तो ये पेरेटो है वो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो मार्क्स, ओकबर्न और कॉम्टे है वो रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आंसर है वो गलत दिया हुआ है। ये आंसर सी होगा, मार्क्स, ओकबर्न और कॉम्टे। सेरोकिन का जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा भिन्न माना जाता है, लेकिन उसको भी हम चक्रीय सिद्धांतों में मान सकते हैं। एक है माइक्रो सोशियोलॉजी, 10 नंबर और 11 नंबर दोनों के ही आंसर बिहार बोर्ड ने गलत दिए हैं। माइक्रो बायोलॉजी का अध्ययन है, तो इसमें माना गया बड़े समूह का। तो बड़े समूह का अध्ययन है वो क्या माना जाता है? मैक्रो की श्रेणी में आता है। माइक्रो का होता है सूक्ष्म। क्या है? सूक्ष्म, यानी छोटे समूह के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 कि ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार कौन से 3 चरण दिए थे और एक कौन सा इन चरणों का हिस्सा नहीं है? तो उन्होंने पहला चरण दिया था धार्मिक, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा पॉजिटिव यानी सकारात्मक। कायाकल्प चरण की बात है वो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा नहीं की गई थी। प्रश्न नंबर 13 है धर्मशास्त्रीय अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इन्होंने कॉम्टे से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, बहुत सारे प्रश्न, शायद ही किसी एग्जाम में इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 5-6 प्रश्न कॉम्टे से संबंधित है और इनके जो उद्विकासीय सिद्धांत है उससे संबंधित है। तो धर्मशास्त्रीय जो है उसे क्या कहा गया है? उसे काल्पनिक अवस्था कहा गया। ये प्रारंभिक अवस्था होती है समाज की किसी की भी, जब मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ज्ञान नहीं होता है। और जब ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है? कल्पना करता है। तो प्रकृति को समझने का जो उनका तरीका था प्रारंभ में धर्मशास्त्रीय अवस्था में, वो काल्पनिक था। जैसे कि टोटम को भी जोड़ लेते हैं, भी बारिश आ रही है, जैसे अपने प्रकृति पूजा करते हैं ना, तो उनमें बहुत सारी चीजें काल्पनिक है। मान ले जैसे कि
अगर आग लगती है तो आग के लिए अग्नि देवता को जिम्मेवार माना जाता है, आंधी के लिए पवन देवता को जिम्मेवार माना जाता है। तो ये सारी चीजें काल्पनिक है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रकृति से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? प्रकृति से जुड़ी हुई है। अगस्ट कोम्टे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? तो वास्तविक घटना पर। किस पर आधारित है? वास्तविक। काल्पनिक में प्रत्यक्षवाद था, और वास्तविक घटना पे जो कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करके किया जाता है तो उसे सकारात्मकवाद कहा जाता है, पॉजिटिविज्म कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि सामाजिक संरचना क्या है? संरचना से भी कई प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो सामाजिक संरचना क्या होती है कि कोई भी होती है उसके कई अंग होते हैं। कोई भी एक बड़ी इकाई होती है, वो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है। जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर एक इकाई है, लेकिन ये कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। ये हाथ है, पैर है, मुंह है, आंख है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से कोई भी हम, जैसे मेरे सामने ये चेयर पड़ी है, तो चेयर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारी इकाइयां होती हैं। इन सब से मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है। तो इन सब को जब एक साथ मिलकर ये कार्य करती है तो इससे संरचना का निर्माण होता है। तो सामाजिक संरचना क्या है? परस्पर जुड़ी हुई संस्थाओं में जाति है, विवाह है, नातेदारी है, इस प्रकार की चीजें आ जाती है। समूह रिश्तों का समूह है जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया? एक समाज हो गया, और इसकी बहुत सारी इकाइयां हैं। ये विवाह हो गया, ये नातेदारी हो गया, ये जाति हो गया, ये धर्म हो गया, राजनीतिक व्यवस्थाएं हो गई, ये आर्थिक संस्थाएं हो गई, ये शैक्षणिक संस्थाएं हो गई। इन सब से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 16, कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? तो ये एक प्रतिरूपित प्रणाली है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी इसकी विशेषताएं है, ये एक पदानुक्रम का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम में हमारी बॉडी है, एक निश्चित क्रम में है। ऐसे थोड़ी होगा कि पैर की जगह हाथ लग जाए और हाथ की जगह पैर लग जाए। तो क्या बॉडी की स्ट्रक्चर बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। एक मेज होता है, उसके 4 पाए होते हैं और एक ऊपर स्पोर्ट होता है। अगर स्पोर्ट नीचे चला जाए, यानी वो एक निश्चित क्रम में नहीं होगा, तो कभी नहीं बन पाएगी। तो इस प्रकार आपस में जुड़ी होती है, जुड़े हुए नहीं तो भी नहीं होगी। और इसमें व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से आकार लेता है। आगे है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक क्या है? अब यही बात आती है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है? तो ये बॉडी है, बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, ये एक निश्चित श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? संरचनात्मक है। ये क्या है? संरचनात्मक है। प्रकार्यात्मक का मतलब क्या है कि ये प्रत्येक अंग है वो संपूर्ण को योगदान देते हैं। उसमें योगदान जो होता है इसको परिणाम भी कहते हैं। रिजल्ट क्या रहता है? हाथ का क्या योगदान है? हाथ है वो भोजन बनाने में, भोजन पकाने में, भोजन कमाने में इस बॉडी को काम आता है। वाणी का क्या काम है? बुद्धि का क्या काम है? पैरों का क्या काम है? आंखों का क्या कार्य? सब ये जो संरचना के जितने भी अंग हैं स्ट्रक्चर के, सबका कोई ना कोई कार्य है। इस कार्य को ही प्रकार्यात्मक कहते हैं। तो एक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है, एक सिद्धांत है जो सामाजिक संरचना के परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, कार्य करते हैं। अगर कार्य नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर नहीं चलेगी। तो व्यवस्था को बनाए रखने में अब हाथ है, वो अब मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है वो इसमें सारा का सारा योगदान दे रहा है, बुद्धि भी दे रही है, कान भी दे रहे हैं, आंख भी दे रही है, सब दे रहे हैं। तो यही संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। समाजशास्त्रीय समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अब देखो ये कि यहां पे मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट होता है, हो सकता है वो सही मान भी ले, नहीं भी माने। इसका कारण क्या है? देखो, एक है समूह। समूह की जब बात करते हैं तो समूह कुछ कोई भी चीज होती है जब एक साथ इकट्ठी होती है
तो उसे क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। झुंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? झुंड बोल सकते हैं। पशुओं का झुंड हो गया या समूह हो गया, कुछ भी जब एक साथ रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि समाजशास्त्री समूह का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है सामाजिक समूह। जब समाजशास्त्री इसका प्रयोग करेगा तो इस शब्दावली का प्रयोग करेगा सामाजिक समूह। और सामाजिक समूह और समूह में थोड़ा सा अंतर होता है। समूह कुछ व्यक्ति एक साथ खड़े हैं लेकिन एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक समूह है, वो सामाजिक समूह नहीं है। सामाजिक समूह क्या होता है? जब एक साथ खड़े लोग एक दूसरे को प्रभावित करें या दूसरे से प्रभावित हो, या उनकी क्रियाएं अन्य व्यक्तियों से प्रभावित हो, तो वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने सही माना है लोगों का संग्रह। तो समूह की अगर हम बात करेंगे तो ये सही है, लोगों का संग्रह है वो समूह है। आप समूह की कोई भी परिभाषा देखोगे तो इसमें सब चीजें ये आएगी। तो अगर हम केवल समूह की बात करें तो ये आंसर सही है, लेकिन सामाजिक समूह की बात करें तो ये दोनों ही या तीनों ये सही हो जाएंगे। अहिंसक अपराधों में शामिल है जिसमें हिंसा नहीं होता है। एक होता है लागू करना, ये हिंदी में अनुवाद किया गया है, अंग्रेजी इसका मुझे पेपर का मिला नहीं कि वास्तव अंग्रेजी क्या है इसकी शब्दावली। वैसे लागू करना का होता है बलवा करना। क्या? बलवा करना। बलवा मतलब बलपूर्वक के कुछ लोग इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध करते हैं, तो उसको कहते हैं बलवा करने। और शायद तक वही इसका अर्थ है लागू करना। ये मैं पुलिस में रहा हूं तो मुझे पता है बलवा करना क्या होता है, लेकिन आम लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन अंग्रेजी का इसका अगर होता तो मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाता। बल का खतरा, हिंसक में क्या होता है? बल का खतरा होता है। यहां किसकी बात कर रही है? अहिंसक। तो देख, संपत्ति की चोरी करना, चोरी करना अहिंसक है। आप कहीं अगर घर में कोई सो रहा है और बाहर से चोर आता है और चोरी करके चला जाता है तो कुछ भी हिंसा नहीं होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जाग जाए और उसका विरोध करे तब उसे कहते हैं लूट। तब चोरी किस में बदल जाती है? लूट में बदल जाती है। तो वो फिर क्या होती है? हिंसक हो जाती है, अहिंसक नहीं रहती है। सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है। तो सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य क्या है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। खालिस्तान अर्थात किसी चीज को समझने का तरीका, किसी भी चीज को किस नजरिए से समझते हैं, किस तरीके से समझते हैं। यहां तरीके से तात्पर्य है नजरिया है। क्या है? नजरिया है। तो उसको हम क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य कहते हैं कि किस नजरिए से उसको देखा जा रहा है, किस नजरिए से उसको देखा जा रहा है। अब अलग अलग नजरिए होते हैं। अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो कोई उसको पॉलिटिकल पार्टियों का झगड़ा देख सकता है, पॉलिटिकल नजरिए से उसको देख सकता है। जैसे कि अभी महिलाओं को आरक्षण की बात है वो की जा रही है, तो जो संसद में जितने भी लोग बैठे ना वो सब इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखा जा रहा है कि इसको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। जिन सांसदों ने इस कानून को पारित किया उन्होंने कहा कि 2024 में ये लागू नहीं होगा, बाद में हो जाए, अपना क्या जाता है। तो इस प्रकार से नजरिया है। लेकिन महिलाएं क्या देखेगी कि चलो देर सवेर कम से कम ज्यादा सीटें या महिलाओं को ज्यादा ताकत मिलेगी, महिला सशक्तिकरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब नजरिए होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा परिप्रेक्ष्य। एक निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाए, तो ये अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341 और 342 जो SC, ST और OBC से संबंधित है, ये एक सूची है। उसमें किसको, किस कास्ट को, किस समुदाय को रखा जाए ये राष्ट्रपति तय करता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है, तो आर्टिकल 338 के अंदर, आर्टिकल 338 के अंदर अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना है वो की गई है। पहले अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को एक साथ रखा गया था 38 के अंदर, बाद में अलग अलग है वो किया गया था। 335 है वो जो अनुसूचित जाति और
जनजाति है उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है, और 32 के अंदर जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण या प्रतिनिधित्व की बात है वो कही गई है। संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो संविधान में कुल 12 अनुसूची है, 12 में से 10वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, 9वीं थी वो अपनी भूमि सुधार से संबंधित थी, 10वीं है वो दल बदल कानून से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज है, और 12वीं जो नगरीय स्थानीय नगर पालिका है उनसे संबंधित है। तो ये कौन सी है? ये 11वीं अनुसूची है, और ये 9वीं अनुसूची है, और ये 10वीं अनुसूची है। इस प्रकार से ये अलग अलग अनुसूचियां है। डेविस एवं मूर के इस पेपर में सत्रीकरण के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है। तो सत्रीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या दिया था? सत्रीकरण के सिद्धांत का प्रकारात्मक विश्लेषण इन्होंने किया था। प्रश्न नंबर 26 है कि सामाजिक सत्रीकरण के उद्भव के बारे में डेविस एवं मूर का आग्रह क्या कहता है? तो वो कहता है सामाजिक असमानता। जब सत्रीकरण की बात ही करते हैं तो सत्रीकरण का मतलब ही समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में बांटना है, यानी असमानता तो होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के प्रमुख घटक हैं तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये उनके सामाजिक न्याय के प्रमुख घटक हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित में से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। तो ये सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान करना है। जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? केवल भारत के अंदर है, और हिंदू धर्म जहां जहां है वहां जाति व्यवस्था है। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया उन लोगों ने जाति को भी अपना लिया। जो जैन है, बौद्ध है, सिख है, ये हिंदुओं से जो परिवर्तित धर्म हुए थे तो उन लोगों ने क्या किया? धर्म चेंज कर लिया, लेकिन जाति को चेंज नहीं किया। तो गुरु नानक जी है, महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध है, इन सब ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वहां भी वो पूर्णतः असफल जाति व्यवस्था को समाप्त करने में नहीं हो पाए हैं। आगे है, एक महिला का उच्च वर्ण या उच्च श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो ये देखो, हाइपरगेमी या अनुलोम विवाह, इसको क्या कहते हैं? हाइपरगेमी या अनुलोम विवाह। तो हम क्या है कि ज्यादातर हिंदी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको देखकर क्या कर देंगे? अनुलोमा। लेकिन याद रखना, जब हम किसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे होते ना तो उसमें एक मात्रा लगने से भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो इसको सही माना गया है हाइपरगेमी, यानी एक निम्न वर्ग की महिला अपने से उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे हाइपरगेमी कहते हैं। जाति शब्द की उत्पत्ति है वो किस लैंग्वेज से हुई थी? पुर्तगाली भाषा से हुई थी, जिसका अर्थ होता है नस्ल। जाति समूह है, तो जाति किस प्रकार का समूह है? देखो, एक सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि केवल ये भारत या हिंदू धर्म में ही है, खुला नहीं है, बंद है। तो एक अंतर्विवाही है। जाति हजारों वर्षों से चली आ रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो अंतर्विवाही और इसकी जन्मजात सदस्यता है। जाति शब्द की संस्कृत से किससे सब बना है? तो यहां पे इनको माना है जना। किससे माना है? जना से जाति की उत्पत्ति मानी गई है। ये मैं पहली बार इसको देख रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर क्या मानते हैं कि जाति है वो काष्टा, जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, उससे रूपांतरण हुआ है, लेकिन संस्कृत में इसको जना कहते हैं। आगे है, यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजियों के जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है तो रिश्तेदारी के उपयोग को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं मातुल्य। क्या कहते हैं? मातुल्य, यानी मामा की स्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्विलेटे। तो ये क्या है? क्वाडे है तो ये अलग होती है, ये सहप्रसविता से संबंधित है, मातृस्थात्मक अलग है, एमिलेट अलग है। आगे है प्रश्न नंबर 35। मुस्लिम विवाह में पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हुए उसकी सहमति आवश्यक है, अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे खुला कहते हैं। कहते हैं उसे खुला कहते हैं जब पत्नी है वो अपनी सहमति से अलग हो सकती है। मुबारक में तलाक की अलग प्रक्रिया होती है, तलाक तो कई प्रकार के होते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, और दहेज एक अलग चीज है। आगे है, किसने परिभाषित किया कि संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे का पका हुआ भोजन करते हैं, जिसके पास समान संपत्ति होती है, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार की लंबी परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? इरावती कर्वे के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? इरावती कर्वे के द्वारा दी गई है। स्वभाव से रिश्तेदारी है, कुछ मामलों में विशिष्ट, अन्य में नहीं। रिश्तेदारी क्या है? कुछ कभी विशिष्ट नहीं, हमेशा विशिष्ट नहीं, कुछ मामलों में विशिष्ट होती है और कुछ में विशिष्ट नहीं होती है। आगे है प्रश्न नंबर 38। जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के निवास पे जाता है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पति अपनी पत्नी के निवास पे जाता है तो इसको क्या कहते हैं? पितृस्थानिक निवास परिवार नहीं। पति अपनी पत्नी के निवास पर जाता है तो उसको क्या कहेंगे? मातृस्थानिक। क्या कहेंगे? मातृस्थानिक कहेंगे, पितृस्थानिक नहीं कहेंगे। लेकिन अब ये पति के लिहाज से पूछा गया है, पति के लिहाज से पूछा गया है, और इसमें मातृस्थानिक निवास नहीं दे रखा है, तो हो सकता है कि वो मान ले, बाकी अन्यथा ये प्रश्न है वो डिलीट ही होगा, क्योंकि जब पति है वो अपने पिता के घर में जाता है तो वो पितृस्थानिक होता है। वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है, तो साधारण सी बात है बहुपति विवाह। एक महिला है और अधिक पति है तो बहुपति, बहुत सारे पति। प्रश्न नंबर 40। वह परिवार जिसमें पति पत्नी उसकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वैवाहिक परिवार कहलाता है। पति पत्नी उसकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार कहलाता है तो वैवाहिक परिवार कहलाएगा। नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? तो नियंत्रण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। तो नौकरशाही के माध्यम से, कानून के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जो होता है, राज्य के माध्यम से, वो क्या होता है? औपचारिक नियंत्रण होता है। क्या होता है? औपचारिक नियंत्रण होता है। एक औपचारिक संगठन में नियम क्या होते हैं? लिखित दिए गए होते हैं। क्या होते हैं? लिखित दिए हुए होते हैं। विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। एनजीओ क्या है? तो एक एनजीओ एक संगठन होता है जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होता है और जनता के लिए कार्य करता है, सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, और ये लाभ नहीं होता है, इसमें सेवा प्रदान होता है। क्या होता है? ये लाभ पर केंद्रित नहीं होता है, ये सेवा पर केंद्रित होता है, और ये अवैध नहीं होते हैं, ये वैध होते हैं। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है। तानाशाही कुलीन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र, और लोकतंत्र की बड़ी विडंबना में देखता हूं कि लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, लोग अपनी बात कहते हैं, गालियां बकते हैं और कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलने दिया जा रहा है और बोल भी रहे हैं,
फिर भी कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र ही एक है जिसमें लोगों को बोलने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। अन्यथा तो हम देखते हैं जहां तानाशाही आ जाती है वहां किसी को बोलने नहीं दिया जाता। हम पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं, कोई राष्ट्रपति होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, और जब वो सत्ता से चला जाता है तो उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको नजरबंद कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन भारत के अंदर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पहले के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को इस प्रकार से, या विपक्ष जो भी है या सत्ता पक्ष में बाद में चेंज होते रहते हैं, उनमें इस प्रकार से किया गया है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है? प्रबंधक है वो नेता होता है, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में प्रबंधक है वो नेता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक समूह के द्वारा चुना भी जा सकता है। औपचारिक संगठन प्रकृति में लचीला होता है, जबकि अनौपचारिक कठोर होता है। तो ये कथन है वो गलत है। तो ये है मुख्य बिंदु क्या है। अब इसमें देखो क्या कहें इन्होंने, क्या माना? केवल ऐसे ही है, केवल एक सही है। जो एक सही था तो इसको भी हम कर सकते हैं, भी ये सही नहीं है। अब ए सही है तो ये भी सही है, दोनों सही है। अब क्या ये इसको क्या मानते हैं वो वही जाने। यहाँ केवल ए दे दिया तो ए ही था, या तो कोई और ऑप्शन देते यहाँ पे। अब ए है तो ए को टिक मार कर दिया तो क्या उसको भी सही माना जाएगा? तो ये एक वो उनकी समझ है, क्या वो सही मानते हैं। गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रॉनिक। क्या कहते हैं? क्रॉनिक। कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की विशेषता होती है? कर्जजाल होता है, लिंग असमानता होती है, स्वास्थ्य वो खराब होता है, यानी ऊपर के सभी, यानी ये तीनों ही है। प्रश्न नंबर 49, मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? तो श्रम विभाजन, निजी संपत्ति, वाणिज्य संबंधों में गठजोड़, ये सभी है। डिवीजन माइल दुर्खिम बताने की आवश्यकता नहीं है, ये इनके शोध का विषय था जो 1893 में इनकी लिखी गई थी। इसमें उन्होंने दो प्रकार के समाजों की बात है वो कही थी, यांत्रिक समाज और सामूहिक समाज। शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? शहरीकरण का इससे कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का नहीं है। वैश्वीकरण से, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब शिक्षा के निजीकरण के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक विकास का मतलब क्या है? आर्थिक विकास का मतलब है मात्रात्मक सुधार और गुणात्मक सुधार, ए और ब दोनों, यानी दोनों प्रकार का सुधार होना चाहिए। मात्रात्मक होगा तभी गुणात्मक होगा, और केवल मात्रात्मक होगा तो गुणात्मक नहीं होगा, तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। प्रश्न नंबर 53, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। तो राज्य को, किसको? राज्य को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया गया है। व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताए हैं? बादाम ने बताए हैं। ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, हो सका अगर चेंज हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये पहली बार ही पढ़ पा रहा हूँ, पहले नहीं पढ़ा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आते हैं जो पहली बार ही होते हैं, जिनको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, और ऐसा लगभग 10% होता है। और ये जो पेपर है वो मैंने जितना YouTube पे करवा रखा है उनमें से 95% उसी में से है। कितना है? 95%। अगर किसी ने मेरे YouTube वीडियोस देखे हैं, और बहुत सैकड़ों की संख्या में कॉल भी आए हैं कि सर ये तो हमारा हो गया है, हमने आपकी वीडियो देखे थे, आगे भी इसी प्रकार से, तो उनको भी मैंने बताया है कि आप कॉल करके पूछ सकते हैं इसका क्या समाधान हो सकता है या आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। 55 है, कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा को देता है? तो राज्य विहीन समाज की अवधारणा से तो इसे अराजकतावाद माना। क्या माना है? अराजकतावाद। राज्य विहीन
समाज की अवधारणा से संबंधित है। राज्य नहीं होगा तो कोई नियंत्रणकारी संस्था भी नहीं होगा। जब नियंत्रण नहीं होता है तब अराजकता की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? उत्कृष्ट शासन में जवाबदेही होती है, कानून का शासन होता है, पारदर्शिता होती है, लाल फीताशाही नहीं होती है, रेड टेपलिज्म नहीं होता है, लाल फीताशाही होता है एक निकम्मे शासन की पहचान। किस प्रकार के शासन की पहचान होती है? निकम्मे शासन की एक पहचान होती है। 1920 से 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का उदय मुख्यतः किसका परिणाम था? ये थोड़ा पॉलिटिकल है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होना। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन बी है वो सही माना गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? तो देखो अनुच्छेद है वो क्या होते हैं, आपातकाल है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल वो लगाया जा सकता है। प्राधिकरण यानी सत्ता, सरकार, आदेशों का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है। तो इसने क्या कहा कि प्राधिकार है जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, वो क्या है? आदेशों को जारी करना और उसे लागू करवाने की शक्ति रखता है। तो ये परिभाषा किसने दी? हेनरी फेयोल ने दी। किन्होंने दी? हेनरी फेयोल ने दी। तो आप ये नोट्स के अंदर अपने ऐड कर सकते हैं। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? ये पेडोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसका सही है वो माना गया है विशेष विद्यार्थियों में विशेष शिक्षा। मुझे इसका आंसर नहीं पता क्योंकि ये समाजशास्त्र से रिलेटेड नहीं है और पेडोलॉजी कभी पढ़ी मैंने नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता है। 63 नंबर है, सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास करते हैं, वही है पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ मूल्य क्या है? वस्तुनिष्ठ मूल्य, ये शायद व्यक्तिनिष्ठ होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। 63 नंबर है वस्तुनिष्ठ मूल्य। प्रश्न नंबर 64 है, बोर हो रहे हो? देखो कर्म करना पड़ेगा, फल उसी के अनुसार मिलेगा। जैसा और जितना कर्म करेंगे वैसे और उतना फल मिलेगा। तो बोर होने से तो काम चलेगा नहीं, ना सर्दी में, ना गर्मी में, ना धूप में, ना छांव में। हमेशा अपने को एक आर्मी मैन की तरह डटकर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। निकम्मे लोग, आलसी लोग और मेहनत से घबराने वाले लोग कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। तो अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम को जारी रखिए, एक सेना के जवान की तरह, एक किसान की तरह, जो सर्दी गर्मी और धूप छांव कैसा भी मौसम हो अपना कार्य वो करता है। तो हमें भी अपना कार्य वो करते रहना पड़ेगा। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है, तो ये भी पेडोलॉजी से संबंधित है। तो इसका सही है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता। तीनों ही चीजें हैं, उपरोक्त सभी मान सकते हैं। दय का अगर यही होता ना सभी तो भी काम चल जाता। शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है, तो शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है, तो व्यवहारिक दर्शन का एक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 66, भेदभाव, असमानता, पदानुक्रम। देखो भेदभाव हो सकता है, असमानता हो सकता है। जो पदानुक्रम की बात करते हैं तो वो सामाजिक सत्रीकरण की बात है वो कही जा रही है। सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। लगभग 15वीं शताब्दी में इन्होंने एक जातिवाद के विरोध में, अंधविश्वासों के विरोध में एक समानतावादी धर्म की स्थापना करने का लक्ष्य रखा था। इन्होंने धर्म की स्थापना नहीं, एक पंथ या इन्होंने शिक्षाएं दी थी और उनकी शिक्षाओं के आधार पर
सिख धर्म की उत्पत्ति होती है, जिसमें सिख का अर्थ होता है शिष्य, गुरु और शिष्य की परंपरा। धीरे धीरे एक धर्म के रूप में वो विकसित हुआ और वर्तमान स्वरूप है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिया गया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी दुनिया में कोई भी धर्म, कोई भी मजहब लड़ना नहीं सिखाता है, सब प्रेम करना सिखाते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे अधिक अगर कत्लेआम हुआ है तो वो किसके नाम पे हुआ है? धर्म के नाम पे हुआ है। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि हमें प्रेम से नहीं रहना है, हमें एक दूसरे के साथ मारपीट करनी है, एक दूसरे की हत्या करनी है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखनी है। लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर जितना नरसंहार धर्म के नाम पे हुआ है, जितना कत्लेआम धर्म के नाम पे हुआ है, उतना किसी और के नाम पे नहीं हुआ है। जो हम राष्ट्रों के युद्ध देख रहे हैं ना, इनके मूल में भी कहीं ना कहीं धर्म है। तो मजहब नहीं सिखाता भेदभाव, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम अपने धर्म ग्रंथों में बताई बातों से भटक जाते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। आगे है, दुर्खिम के अनुसार का संबंध सामान्य जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध किससे है? अलौकिक जीवन से। किससे है? अलौकिक जीवन से है। तो पवित्र और अपवित्रता के आधार पे दुर्खिम ने धर्म की बात कही थी और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था वो क्या बताया था? टोटमवाद बताया था। क्या बताया था? टोटमवाद बताया था। जो पवित्र चीजें हैं उनमें अलौकिक शक्ति का वास करता है और इसी से धर्म की उत्पत्ति है वो हुई है। किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य, अभ्यास की प्रणाली क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। आगे है, पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो पवित्र की अवधारणा अलौकिक से संबंधित है। अभी हमने चर्चा की। धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा? तो धर्म को पवित्र और जादू को अपवित्र, धर्म और जादू को पवित्र और विज्ञान को अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा? मेलोवंस्की ने रखा। किसने रखा? मेलोवंस्की ने रखा। जादू, धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? यही समानता है कि तीनों अज्ञात को जानना चाहते हैं। किसको जानना चाहते हैं? अज्ञात को जानना चाहते हैं। जादू भी वही करता है, धर्म भी वही करता है, विज्ञान भी वही करता है। धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है कि परिभाषा किसने दी? ओगबर्न ने दी। किसने दी? ओगबर्न ने दी। ये परिभाषाएं कुछ नहीं आती है तो आप अपने नोट्स के अंदर उनको ऐड कर लिया करो, हो सकता है कभी दोबारा भी पूछी जाए। किसने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? तो ओटावे ने कहा। किसने कहा? ओटावे ने कहा। ये देखो, जब शैक्षणिक हम संस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे पास कोई ज्यादा कंटेंट होता नहीं है, तब हमें इनकी जरूरत है वो पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो शिक्षा हमेशा सकारात्मक परिवर्तन का कारक रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? तो राजनीतिक स्थिति में बदलाव, पर्यावरण में परिवर्तन, बुनियादी ढांचे में परिवर्तन। देखो, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शैक्षणिक स्तर में बदलाव और राजनीतिक स्थिति में बदलाव, ये दोनों ही सामाजिक परिवर्तन में शामिल हो सकते हैं। शैक्षणिक स्तर में बदलाव से भी सामाजिक परिवर्तन आ सकता है और राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव से सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। तो इसमें केवल इसको सही माना गया है, लेकिन ये दोनों सही है। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट किया है तो दोनों क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे। ये क्वेश्चन है वो डिलीट होगा। मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारक बन सकते हैं। केवल तरीके से शिक्षा की बात उन्होंने की, बुर्जुआ वर्ग को मारकर, और उन्होंने विकासवादी और क्रांतिकारी विधि से। क्रांतिकारी की बात आती है तो हिंसक तरीके की बात आती है, तो केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, ऐसा सही आंसर माना गया है। अविकसित देशों से
विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। इसे चलो वैश्वीकरण नहीं कहेंगे, आधुनिकीकरण ही इसका सही आंसर होगा। सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिक समानता एवं न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और उन्हें बदलना। सामाजिक पुनर्निर्माण करना यानी समाज के अंदर बहुत ज्यादा असमानताएं हैं, तो उन समानताओं, हमारे संविधान का उद्देश्य ये भी है, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता। आगे है प्रश्न नंबर 80। भारतीय समाज स्वभावतः है ग्रामीण, आदिवासी, शहरी, बहुलवादी। स्वभावतः, अब इसमें देखो हम ग्रामीण को ले सकते हैं लेकिन पूर्णतया तो नहीं है ना, और आजकल तो लगभग 2/3 बचा है, 1/3 तो क्या हो गया है? नगरीय हो गया है। तो वैसे भी हम कह सकते हैं ग्रामीण प्रधान है, तो हो सकता है थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर डिलीट कर दें, लेकिन ज्यादा लगता नहीं कि डिलीट करेगा, क्योंकि बहुलवादी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है और सदियों से ऐसा रहा है। ग्रामीण में किंतु परंतु हो सकते हैं, लेकिन बहुलवादी में कोई किंतु परंतु नहीं है। पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया है। तो कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 4 वर्णों में। पता ही है, हिंदू, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आए थे उसको क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण कहते हैं। और ये परिभाषा किनकी है? ये एमन श्रीनिवास की। ये परिभाषा किनकी है? एमन श्रीनिवास की ये परिभाषा है। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? तो अब ये जब मार्क्सवादी सिद्धांत की बात आती है तो भारत के अंदर मार्क्सवादी सिद्धांतों में मुख्य रूप से AR देसाई है और इसके अलावा DP मुखर्जी है। तो DP मुखर्जी यहाँ पे है नहीं, तो AR देसाई है वो सही आंसर होगा। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, निर्वाण। आगे है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में हुआ और इनकी मृत्यु पावा में हुई। कहाँ हुई? कुंडग्राम में पावा। ये देखो बिहार से प्रश्न है, तो बिहार के कुछ क्वेश्चन है वो बिहार से टच करते हुए ज्यादा डाले गए हैं। पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? कि इससे जाति व्यवस्था कमजोर हुई, तलाक की संख्या बढ़ी, एकांकी परिवार बढ़े, यानी ये सभी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो भाग 10 में, भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। एक अलग से पंचायती राज की व्यवस्था की गई है भूरिया समिति की सिफारिश पे, जिसको कहते हैं पैसा। 1996 में ये एक्ट है वो लागू हुआ था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो इसमें केवल एक को सही है वो माना गया है। 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो जनजातियों से ही संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों से ही संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची है वो कुछ राज्यों से संबंधित है, सभी से नहीं है। तो इसमें भी उपरोक्त सभी हम मान सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक को सही माना गया है। अब वो केवल क्योंकि जब पेपर जो सेट करता है ना, वो अपनी माइंड सेट होता है उसका, उसके हिसाब से करता है। और प्रश्न डिलीट होने का ये तरीका नहीं है कि वो उनका आंसर गलत है, लेकिन वो जब पेपर बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में कोई एक ही पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा होता है और उसी के हिसाब से वो पेपर को बना देते हैं। लेकिन जब आपत्तियां लगती है तब पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग आ जाते हैं, और जब बाद में जाता है तो वो सोचता है पेपर बनाने वाला कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने इसको सोचा ही नहीं था। इस वजह से कई बार है प्रश्न है वो डिलीट भी हो जाते हैं। 88 है कि बिहार में कितनी जनजातियां हैं? तो 32 जनजातियां मानी गई है, ये बिहार से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? भील माना है। भारत में कितनी जनजातियां हैं? तो भारत में
645 जनजातियां है। ये समय के हिसाब से कम और ज्यादा होती रहती है। ये किसको मानते हैं? तो वो उस पे होती है, कभी 212 ही थी मूल संविधान में, तो बाद में बढ़ती गई, हो सकता है कभी 345 ही रही हो। तो ये शायद वर्तमान की बात है, वो 645 जनजातियां है। आगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है? तो ये तो हम सभी को पता है, मध्य प्रदेश में करती है। किस में करती है? मध्य प्रदेश के अंदर करती है, और मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा करती है। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? 32। झारखंड में भी 32 और झारखंड में भी 32 है, वो माना गया है। प्रश्न नंबर 92 है, झारखंड में कितनी जनजातियां? तो 32। प्रश्न नंबर 93, व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो। जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती है तो उसे के रूप में जाना जाता है। तो व्यक्तियों का संग्रह जो एक ही का हो, जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती है तो उन्हें रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मैं देख लेता हूं। तो उसे जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। तो इसको जनसंख्या को सही माना गया है। उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मानदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो उसको क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं। तो ये एसे ऑन डेमोग्राफी या पॉपुलेशन, एसे ऑन पॉपुलेशन किसकी पुस्तक है? माल्थस की पुस्तक है। यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय है, तो उसको कहते हैं इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत। UNPFA के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? तो 15 से 64 वर्ष। भारत में 2001 से 11 के बीच जनगणना की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? 17.6 रही थी। कितनी रही थी? 17.6 रही थी। 99 है। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो जनसंख्या में उत्प्रवास एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बाकी सब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? तो 2020 तक परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच इसका हिस्सा नहीं है। तो ये आज का हमारा पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। आपको कोई अगर डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फाइनल आंसर के आने पे हो सकता है 4-5 क्वेश्चन जिन पे डाउट थे या जो चेंज होंगे उनकी स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।